पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर्स। उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर्स। दो 2024 का एक शब्द सुनने में आया उत्तराखंड में, उसका नाम है कैलेंथे डेविडी। कैलेंथे डेविडी क्या है? कैलेंथे डेविडी कैलेंथे डेविडी। अब इतना ही पूछ लेगा कि एक कैलेंथे डेविडी क्या है। ये 2024 में एक शब्द है कैलेंथे डेविडी। तो पूछेंगे क्या है ये, तो आपको इतना याद रखना है, एक वनस्पति की प्रजाति होती है आर्किड। आर्किड होते हैं ना, तो ये दुर्लभ आर्किड की एक प्रजाति है। क्या है ये? तो दुर्लभ का मतलब है बहुत मुश्किल से जो चीज़ें मिलती हैं वो दुर्लभ कहलाती हैं। तो दुर्लभ आर्किड की प्रजाति है। तो भैया यह दुर्लभ आर्किड की प्रजाति है। तो कैलेंथे डेविडी क्या है? एक आर्किड की, या यूं कहें कि एक प्रकार का आर्किड है जो आसानी से दिखाई नहीं देता, बहुत मुश्किल से मिलता है। ये उत्तराखंड में नाम क्यों फेमस हुआ? क्योंकि अभी 2024 में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में इसको देखा गया। ठीक है, कहाँ देखा गया इसको? हाँ, ये कैलेंथे डेविडी को कहाँ देखा गया? तो यह पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में देखी गई। डेविडी कहाँ देखा गया? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। अच्छा देखो, कहा जाता है कि भारत में आर्किड की कितनी प्रजाति है? भारत में आर्किड की प्रजाति, भारत में आर्किड की कितनी वैरायटियां हैं, कितनी प्रजाति हैं? तो देखो वो हैं 244। कितनी है भारत में? लेकिन तुमसे सवाल यह आ जाएगा कि बताओ उत्तराखंड में आर्किड की कितनी प्रजाति देखी गई है? आर्किड की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में हैं? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में आर्किड की प्रजाति, या यूं कहें कि उत्तराखंड में कितने प्रकार का आर्किड देखा जाता है? बोलो। तो वो है 102। अब 244 प्रजातियों में से 102 प्रजाति उत्तराखंड में है। तो अगर सवाल में ऐसा तुमसे पूछ लूं कि बताओ भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आर्किड की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड। ठीक है। अच्छा, आर्किड क्या है भाई? कैलेंथे डेविडी को हमने देखा कि वो आर्किड है। आर्किड क्या है? आर्किड जो है वो अधिपादप है और ये दूसरे पौधों की सतह पर उगते हैं। दूसरे पौधों की सतह पर उगते हैं ये। ठीक, तो आर्किड क्या है? तो कोई पूछेगा आपसे तो बताना उसको कि आर्किड जो है, आर्किड अधिपादप होते हैं। आर्किड अधिपादप होते हैं
जो अन्य पौधों की सतह पर उगते हैं, जो अन्य पौधों की सतह पर उगते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है, कोई पूछेगा कि बताओ आर्किड क्या है, तो आर्किड क्या है? आर्किड अधिपादप होते हैं। अच्छा, अधिपादप कौन से होते हैं? जो दूसरे पौधों की सतह पर उगते हैं। तो दूसरे पौधों की सतह पर उगने वाले पादपों को अधिपादप कहते हैं, और अधिपादप का एक उदाहरण क्या है? आर्किड है। ठीक है, पूरे भारत में आर्किड की तकरीबन 244 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले उत्तराखंड में 102 प्रजातियां हैं। कैलेंथी डेविडी क्या है? तो कैलेंथी डेविडी एक प्रकार की आर्किड की प्रजाति है, और अभी उसको कहाँ देखा गया है? पिथौरागढ़ के मुंशियारी में। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। अगर पूछता है, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अधिपादप किसे कहते हैं? अब अधिपादप किसे कहते हैं एक लाइन में आपको बताना है। तो दूसरे पौधों की सतह पर उगने वाले पौधे अधिपादप कहलाते हैं। दूसरा सवाल पूछेगा कि आर्किड क्या है, तो बताना आर्किड अधिपादप है। ठीक है, कैलेंथी डेविडी क्या है? तो हाँ, आर्किटिक की एक प्रजाति है, आर्किड की एक प्रजाति है। कहाँ देखी गई? तो पिथौरागढ़ में देखी गई। पिथौरागढ़ में भी कहाँ? मुंशियारी में उसको देखा गया। ठीक है, मुंशियारी में उसको देखा गया। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूं कि पेपर में आने लायक है। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पर्वत है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सतत विकास लक्ष्य 2023-24, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य 2023-24, इसको कहते हैं हम SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये रिपोर्ट आई है नीति आयोग की 2023-24 के लिए। बहुत अच्छा और वेरी गुड सवाल बनेगा यहाँ से। ये जो रिपोर्ट है सतत विकास लक्ष्य की, वेरी इंपॉर्टेंट की मोहर लगा रही हूँ मैं। देखो कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है यहाँ से। जो सतत विकास लक्ष्य है, इसकी रिपोर्ट को किसने जारी करा है? तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने SDG रिपोर्ट जारी करी है 2023-24 की, मतलब सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी करी है किसने? नीति आयोग ने। करेक्ट, चौथा संस्करण है नीति आयोग का ये। इससे पहले नीति आयोग जो है वो 3 रिपोर्टें और जारी कर चुका है। ये चौथी रिपोर्ट है SDG की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि इस रिपोर्ट में 2023-24 की रिपोर्ट में, हाँ, भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है 100 में से? भारत का समग्र, समग्र का मतलब होता संपूर्ण तरीके से, SDG स्कोर मतलब 100 में से भारत को कितने नंबर मिले हैं SDG के मामले में? तो वो मिले हैं 71। ये भारत का औसत है, मतलब पूरे भारत का। ठीक है, इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य है। देखो SDG 2023-24 में भारत के राज्य है, भारत के राज्य है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा है वो 2 राज्यों का रहा है,
एक केरल का रहा है और एक उत्तराखंड का रहा है, उत्तराखंड, और इनका स्कोर रहा है 79। अब यहां से दो सवाल बन जाएंगे, याद रखना। सवाल बनेगा कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार शीर्ष सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो दो राज्य शीर्ष पर रहे हैं, दोनों का बराबर स्कोर रहा है, केरल रहा है और उत्तराखंड रहा है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड है, यहाँ सतत विकास लक्ष्य है 2023-24 के आंकड़ों में उत्तराखंड का नंबर पहला है। किसके साथ पहला है? केरल के साथ उसे पहला नंबर मिला है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर क्या है? 100 नंबर में से कितने नंबर मिले हैं? 79। और केरल को भी, जबकि ओवरऑल भारत को 71 स्कोर भारत का रहा है। चलिए, और इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो यूपी तो पढ़ना नहीं है, खैर है, मैं उत्तराखंड का नंबर पहला है तो यूपी का नंबर 18वां मैंने बताया था, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। सबसे अंतिम स्थान किसका है इस लिस्ट में? सबसे निचले पायदान पर कौन रहा है? तो सबसे अंतिम स्थान मिला है बेटा बिहार को, और बिहार का एसडीजी स्कोर रहा है 57, जबकि यूपी का एसडीजी स्कोर बताया था मैंने 67। 18वां नंबर यूपी का रहा है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और है, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 2015 में यूएनओ ने सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी बताई थी? सतत विकास लक्ष्यों की संख्या इन्हें कहते हैं एसडी गोल्स या एसडीजी गोल्स। इनकी संख्या कितनी है? कितनी है बताओ? 17 निर्धारित हुई है। किसने निर्धारित करी थी? यूएनओ ने। कब करी थी? 2015 में। 2015 में यूएनओ ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी बनाई? बोलो। 17 बनाई है। ये संख्या किसने निर्धारित करी थी? तो ये संख्या निर्धारित करी थी यूएनओ ने। कब करी थी? 2015 में। ये भी सवाल आ सकता है और आता है तुम्हारे यहाँ पेपर में, आता है कि सतत विकास लक्ष्यों की संख्या बताओ। और आपका तो आना है, ये 100% आना है सवाल ये। अब वो क्वेश्चन जो है आपका एसआई में आ जा, मैं नहीं कह सकता, पुलिस में आ जा या ग्रेड सी के एग्जाम में आ जा, नहीं कह सकते, लेकिन आएगा तय बात है। ठीक है। तो यूएनओ ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी निर्धारित करी? 17। तो कितने गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल कितने हैं? 17। और इस गोल को अचीव करने का समय क्या है? देखिए, ये जो लक्ष्य हैं इनको प्राप्त करने का समय कितना है? प्राप्त करने का समय यूएनओ ने ये कहा है कि हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे कब तक? तो 2030 तक। 2030 तक। ये भी जरूर याद रखें, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का यूएनओ का टारगेट कब तक का है? 2000। और घोषित कब करे थे? 2015 में। कितने हैं? 17 है। और इसी रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 की जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसमें हमारे उत्तराखंड का नंबर कौन सा है? पहला है। किसके साथ वो पहले स्थान पर है? केरल के। और स्कोर कितना बना हमारा? 79। बहुत अच्छा सवाल है, आने वाला है, समझ लो। ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर आने वाला है। ठीक है। चलिए, एक सवाल है और वो चर्चा में नाम सुनने के लिए हमें मिला, वो है ओम पर्वत को लेकर। कह रहे हैं कि 2024 में ओम पर्वत जो है वो बर्फ विहीन दिखाई दिया। बर्फ विहीन का मतलब उस पर बर्फ नजर नहीं आई। क्या उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं? ये बात है ना।
क्या क्लाइमेट चेंज होने लगा है? जो ओम पर्वत जो है वो बर्फ विहीन पहली बार देखा गया। तो अब मेरा सवाल इस आप लोगों से ये है कि पहला तो आपको ये बताना है कि जो ओम पर्वत है, जो ओम पर्वत है वो किस जिले में है? कोई बताएगा? ओम पर्वत किस जिले में है? तो ओम पर्वत किस जिले में आता है बेटा? तो वो आता पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में क्या है? ओम पर्वत है। ठीक है। अच्छा बताओ, ओम पर्वत के पास कौन सी घाटी है? ओम पर्वत के पास कौन सी घाटी है? घाटी का नाम बताना है। कौन सी घाटी है ओम पर्वत के पास में? ओम पर्वत के पास कौन सी घाटी है? तो घाटी का नाम आता है बेटा, उसे कहते हैं ब्यास घाटी। क्या कहते हैं उसको? ब्यास घाटी। ओम पर्वत के पास कौन सी घाटी है? अच्छा तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, बताओ ब्यास घाटी और दारमा घाटी को जोड़ने वाला कोई दर्रा पढ़ा आपने? उस दर्रे का नाम बताओ जो ब्यास घाटी और दारमा घाटी को जोड़ता। सिनला दर्रा पिथौरागढ़ में तो है। और ये सवाल ऐसे भी आता है कि एक ही जिले में स्थित दर्रा, एक ही जिले के अंदर है, उसे कहते हैं सिनला दर्रा। थोड़ा ध्यान रखा करो भैया। अच्छा बताइए, ये जो ओम पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बताया जाता 14,000 फीट। 14,000 फीट। फीट में है, मीटर में नहीं है मतलब। ठीक है, ये फीट में है, मीटर में नहीं है। ये चर्चा में क्यों रहा अभी फिलहाल? तो बताया जाता है पहली बार यह पर्वत बर्फ विहीन दिखाई दिया। पहली बार यह पर्वत बर्फ विहीन दिखाई दिया। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है कि आपको बताना है कि ओम पर्वत कहाँ है। ठीक है, और वो जो है पहली बार बर्फ विहीन दिखाई दिया है, तो कहाँ का है ओम पर्वत? तो वो है पिथौरागढ़। ठीक है, ओम पर्वत चर्चा में रहा, ये भी याद रखना। एक सवाल बन जाएगा, देखिए वो सवाल कुछ इस तरह से है कि बताओ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कहाँ है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस अगर शॉर्टकट में इसको आप देखोगे तो कहोगे, शॉर्टकट में इसको बोलोगे तो इसे कहेंगे हम NCGG। NCGG नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। NCGG ये कहाँ है? उत्तराखंड में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कहाँ है बताओ? पढ़ा आपने कहीं? देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना जो हुई थी, ये स्थापना हुई थी सन 2014 में। और ये राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कहाँ है? तो ये आता बेटा मसूरी में। कहाँ है?
और मसूरी किस जिले में है? मसूरी है बेटा हमारे देहरादून जिले में। इसका काम क्या है? इसी मसूरी में आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी है। बोलो, मसूरी में, वहीं पर तो है ये भी। तो इसका काम क्या है? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का। तो बेटा इसका काम है भारत व अन्य देशों के लोक सेवकों को प्रशिक्षण देना। लोक सेवकों को प्रशिक्षण देना मतलब ट्रेनिंग देना। राष्ट्रीय सुशासन सेंटर में भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके अधिकारियों को, जो लोक सेवक होंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। अभी क्या मामला हुआ देखिए, 19 अगस्त से 30 अगस्त तक 2024 में श्रीलंका के 39 लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया था यहाँ पर। श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी देश है ना। हाँ, तो कहा जाता है कि 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। मैं यहाँ लिख देता हूँ चूंकि वहाँ जगह कम थी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम। अच्छा देखो, इसके नाम से लग रहा होगा 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2024। ये हुआ है हाँ अगस्त के महीने में। तो क्षमता निर्माण का मतलब क्या है? कैपेसिटी डेवलप कराई जाती है। लोक सेवकों की कैपेसिटी को डेवलप करा जाता है बाय ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षित करके। ठीक है, तो 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ हुआ? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में हुआ, मतलब मसूरी में हुआ। और इसमें क्या हुआ था? 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम में श्रीलंका के 39 लोक सेवकों को प्रशिक्षित किया गया। मतलब पहले उनको ट्रेन करा गया होगा और बाद में उनको पास आउट किया गया था। ठीक है, बाद में वो यहीं से ट्रेनिंग लेकर गए थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा तुम्हारे यहाँ कि राष्ट्रीय सुशासन के उत्तराखंड में कहाँ है? मसूरी में। कब बना था और यहाँ होता क्या है? भारत के और पड़ोसी कुछ देशों के जो लोक सेवक होते हैं वो क्षमता डेवलप करने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और अभी 2024 में कितने लोक सेवक आए थे श्रीलंका के? 39 लोक सेवकों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया था। याद रहेगी बात? अच्छा सवाल बनेगा, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा तो ये संभावना बन रही है कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र कहाँ है, क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन में संगठन और उनके स्थान मुख्यालय जरूर पूछे जाते हैं। तो इसकी संभावना थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको सब जानकारी यहाँ पर शॉर्टकट में मुहैया करा दूँ। ठीक है, चलिए एक सवाल है और क्वेश्चन ये है कि सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों के आश्रितों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड के राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के आश्रितों को
सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। बस आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये पता करना है कि उन्हें कितने % का रिजर्वेशन दिया गया है। जैसा उत्तराखंड अलग राज्य की मांग उठी थी, तो उसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन करा था। उस आंदोलन में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। बोलो, राज्य आंदोलन जो हुआ था, उसमें जो लोग शहीद हुए थे, उनके जो मतलब उन पर जो आश्रित लोग थे, उनके बच्चे या और कोई लोग जो थे, तो उनको सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है। कितने % का? तो परसेंटेज कितनी है उस रिजर्वेशन की? 10%। याद रखेंगे कितना? 10%। 10% का आरक्षण, 10% का आरक्षण। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की यात्रा करी, और चंपावत में एक स्टेडियम बनाया गया है। उस स्टेडियम का नाम क्या है? चंपावत में निर्माणाधीन स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? अभी निर्माण चल लिया है, उसका नाम दे दिया गया है उसको। चंपावत में ये एकक लाइन के सवाल हैं और बहुत सुई की तरह चुभते हैं। ये पेपर में आते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, दिमाग में चुभते हैं सवाल। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, एक लाइन में पूछ बैठा एग्जामिनर। चंपावत में निर्माणाधीन स्टेडियम का नाम, स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? उस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उनका नाम है स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी के नाम पर। किसके नाम पर नाम रखा जाएगा? वो स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी के नाम पर। ये नाम रखा जाएगा उस स्टेडियम का। किसके नाम पर नाम रखा जाएगा भैया? कैलाश गहतोड़ी के नाम पर नाम रखा जाएगा उस स्टेडियम का। एक अच्छा सवाल है और पूरे भारत के लिए फेमस है। वो भारत के भी एग्जामों में आएगा, उत्तराखंड के तो आएगा, ओवरऑल इंडिया में पूछा जाएगा। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। बहुत अच्छा हेडिंग बनेगा ये। जैसा आपने सकल घरेलू उत्पाद सुना ना, नहीं सुना? तो ये कैसा है? सकल पर्यावरण उत्पाद। इसको कहते हैं डोमेस्टिक एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो जैसा आपने जीडीपी सुना है, डोमेस्टिक नहीं, ये हो जाएगा ग्रोस, ग्रोस सकल होता है। तो इसको बोलेंगे हम शॉर्टकट में GEP। जैसे सुना ना आपने GDP, ये GEP है। जैसा नाम सुना होगा ना NDP, ये GEP है, ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। एक सवाल ये पूछा जाएगा कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक
लॉन्च करने वाला पहला राज्य तो उत्तराखंड है। इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए कि अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी ना, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि उत्तराखंड का जो भी पेपर होगा, अब हम नवंबर तक का करंट अफेयर तैयार करेंगे, उत्तराखंड के सवालों में 3 से 4 सवाल यहाँ से आपको मिलेंगे। तैयारी अच्छे से करें, एक एक सवाल की वैल्यू है, समझ लो, ठीक है। तो अब सवाल ये आएगा, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य है, तो उसका नाम हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। जीईपी ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि जो जीईपी सूचकांक होगा वो किन किन चीज़ों पर आधारित होगा, इसके स्तंभ कौन कौन से होंगे, तत्व कौन से होंगे, ठीक है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रख के इसको तैयार किया जाएगा। तो जीईपी ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक के स्तंभ कौन से होंगे। स्तंभ का मतलब जानते, पिलर का मतलब होता है किस पे ये टिका हुआ है। तो इसमें 4 चीज़ों को मेंशन करा जाएगा। कितनी चीज़ों को, कौन कौन सी? एक होगा जल, एक होगा वायु, एक होगा मृदा और एक होगा वन। इसका मतलब यह है कि जीईपी सूचकांक में 4 सूचकांकों को देखा जाएगा, ठीक है। तो जब जीईपी सूचकांक बनेगा, ये सवाल पता कैसे पूछा जाएगा, ये ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ जीईपी सूचकांक में कौन सा सूचकांक शामिल नहीं है, कौन सा सूचकांक शामिल नहीं है। तो जीईपी सूचकांक में 4 सूचकांक होंगे, कौन कौन से? एक होगा बेटा जल सूचकांक, ठीक है, प्लस एक होगा वायु सूचकांक, प्लस एक होगा अपना मृदा सूचकांक, और एक होगा हमारा वन सूचकांक। इन चारों सूचकांकों का योग क्या कहलाएगा? इन चारों सूचकांकों का योग क्या कहलाएगा? जीईपी का मतलब ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक कहलाएगा। अब इसमें सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा इनमें से कौन सा सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है, ये पूछा जाएगा। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ होगा जल, बी में होगा वायु, तीसरे में होगा वन, चौथे में हो जाएगा अग्नि। जल वायु अग्नि, जल वायु अग्नि और वन, इनमें से बताओ कौन सा जो है वो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का हिस्सा नहीं है। अग्नि नहीं आया ना, तो जल वायु वन और मृदा। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमने जो भी पैदा करा, हम ये देखना चाहेंगे, उत्तराखंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें हमने जल वायु मृदा और वन, इन्हें क्या नुकसान हुआ है, इन्हें क्या नुकसान हुआ है, इन्हें क्या नुकसान हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है, मान लो हम क्या करते हैं, हम शहर बना, मान लो कोई फैक्ट्री लगाई हमने उत्तराखंड में, अगर फैक्ट्री हमने लगाई है और पेड़ काट के जंगल काट के वहाँ पर अगर हमने फैक्ट्री लगाई है, समझना मेरी बात,
तो इसका मतलब यह है कि हमने वनों को मतलब वनों का हमने नुकसान करा है, भी वनों को हानि पहुंचाई है हमने। ठीक है, तो सवाल यह है कि जो भी उत्पाद होगा उत्तराखंड का, उसमें यह देखा जाएगा कि जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है उत्तराखंड का, मतलब जो उत्तराखंड की मूल्य बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी है, उसमें यह देखा जाएगा कि वन को, मृदा को, जल को और वायु को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ की आबो हवा तो खराब नहीं हुई है। ठीक है, उससे उसका हिसाब लगाया जाएगा। तो जीईपी सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य भारत का। अच्छा, जीईपी सूचकांक में कितनी चीजों को शामिल किया जाएगा, कौन कौन सी? जल, वायु, मृदा और वन। अच्छा देखो, इस सूचकांक का निर्माण किसने किया है? जीईपी सूचकांक का निर्माण, यह सूचकांक किसने बनाया है भाई? तो इस सूचकांक का निर्माण करने वाली जो एजेंसी है, मतलब संस्था है, उस संस्था का नाम जरूर याद रखें। उसका नाम है हिमालयी पर्यावरण अध्ययन, हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, अब वो ये कहेगा तुमसे कि बताओ जीईपी सूचकांक किसने बनाया है? तो हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं HESCO। हैस्को का नाम सुना नहीं आपने? हैस्को का नाम सुना होगा। हैस्को की बताओ फिर, जब बात चल पड़ी तो स्थापना कब हुई थी? हैस्को कब बना था? हैस्को कब बना था बेटा? तो 1979 में। अच्छा बताओ, हैस्को का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून में है हैस्को। अच्छा बताओ, हैस्को के संस्थापक का नाम बताओ। हाँ, अनिल प्रकाश जोशी, उनका नाम है बेटा अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, हैस्को को इन्होंने बनाया था और इसी की संस्था ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक बनाया है। तो इससे जो भी सवाल बन सकते हैं वो मैंने सब आपके लिए लिख दिए, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की बात आपको समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं। इसका पता आपको ज़्यादातर तब चलेगा जब पेपर होगा।